स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 23 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखा जाए तो 23 सितंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आज अपने इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये क्लास आपकी आगामी यूपीपीसीएस परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा और रामबाण करंट अफेयर है। देखा जाए प्रतिदिन न्यूज़पेपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़ हो, पीआईबी हो, एएनआई हो, आकाशवाणी हो, दैनिक भास्कर हो, उनके महत्वपूर्ण इनपुट्स को लिया जाता है और यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक चक्रवात आया हुआ है, चक्रवाती तूफान है, इसका नाम क्या है? रागासा। ठीक है, याद रखना रागासा। परीक्षा में पूछ सकता है कि ये चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया था, तो ये फिलीपींस में आया है। यहाँ पर देखा जाए तो चक्रवाती तूफान रागासा उत्तरी फिलीपींस से टकराया, जिसकी रफ्तार कितनी थी? तो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवात चल रहा था। और ये रागासा चक्रवात आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो यूपीपीसीएस का एक ट्रेंड है कि वो जो, ठीक है, यूपीपीसीएस का एक ट्रेंड है, जैसे कोई आपदा होती है, ठीक है, आपदा से संबंधित सवाल, चक्रवात से संबंधित सवाल, सुनामी, भूकंप, इनसे संबंधित सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछता ही रहता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना जो रागासा चक्रवात है ये कहां पर आया हुआ है? ये फिलीपींस में आया था। पूछ सकता है कि किस देश को हिट किया, तो उत्तरी फिलीपींस से टकराया था और इसकी रफ्तार कितनी थी? तो 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यहाँ देखा जाए तो तूफान के कारण मूसलाधार बारिश, बाढ़, तेज हवाएं, घरों के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची। 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, लेकिन बाढ़ के चलते जो राहत बचाव कार्य था वो बाधित हो गया। तूफान की दिशा को देखते हुए चीन के जो ग्वांगडोंग प्रांत है यहां पर भी देखा जाए तो भयावह आंधी की चेतावनी जारी की गई थी। ठीक है, अगली खबर देखा जाए तो पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का शुभारंभ। ये जो पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर चर्चा कर लें तो नई दिल्ली में सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया था? पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी। परीक्षा में डायरेक्टली पूछे तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था सीडीएस अनिल चौहान द्वारा। अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका विषय क्या था? थीम याद रखिएगा, ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। यह है इसका थीम। जो ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, इस संगोष्ठी का जो विषय है, पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का जो विषय था, केंद्रीय विषय क्या था? ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या था? शिक्षा जगत के नवाचार और सैन्य जरूरतों के बीच की जो खाई है उसको पाटी जाए। मतलब शिक्षा जगत को इस प्रकार से विकसित किया जाए या शिक्षा को इस प्रकार से दी जाए कि जो हमारी सैन्य जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, नवाचार किए जाए। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए ये पहला ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन अनिल चौहान के द्वारा किया गया। आगे देखें, अगली खबर क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड खापलांग 5 सालों के लिए इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड खापलांग था, इसको देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके आगामी 5 सालों के लिए इसको गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। यहां पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड खापलांग को और इसके सभी गुटों एवं संगठनों को देखा जाए तो 28 सितंबर 2025 से 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। यहां पर देखा जाए मंत्रालय ने बताया है कि यह संगठन देश की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा है और आपराधिक कृत्यों के साथ साथ अन्य प्रतिबंधित संगठनों जैसे यूएलएफए, इंडिपेंडेंट, त्रिपाक, पीएलए से गठजोड़ भी रखता है। और इसी वजह से देखा जाए ये सब जो यूएलएफपीए है ना, ये सब प्रतिबंधित संगठन पहले से ही हैं, ऑलरेडी इन पर देखा जाए तो प्रतिबंध लगा रखा है गृह मंत्रालय ने। और अब देखा जाए इसी कारण से देखा जाए जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड खापलांग है, इस पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ठीक, तो ये 5 साल तक इसको बैन कर दिया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। चलिए आगे देखते हैं, मोरक्को और भारत के बीच रक्षा सहयोग पर हुआ समझौता। ठीक है, रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके किसके बीच? मोरक्को और भारत के बीच। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो राजनाथ सिंह है, ठीक है, राजनाथ सिंह ये 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं मोरक्को। ठीक, और इसी यात्रा के दौरान देखा जाए जो मोरक्को की राजधानी है रबात में ही द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री जो है ये अब्दुल लतीफ लोदेई,
ठीक, अब्दुल लतीफ लोधी ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस समझौते के तहत दोनों देश आतंकवाद रोधी कार्रवाई, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, शांति स्थापना, सैन्य चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं रक्षा उद्योग भागीदारी जैसे जो क्षेत्रीय सहयोग है उनमें बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए आपस में। ठीक, चलिए अगली खबर देखा जाए मैत्री 2 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। अब ये जो मैत्री 2 है, मैत्री 2 के बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में भारत ब्राजील क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम मैत्री 2 का दूसरा संस्करण शुरू किया है। तो याद रखना जो मैत्री 2 है ये किन दो देशों के बीच में क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम है, तो यह भारत और ब्राजील के बीच में देखा जाए क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम है। ठीक, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। आगे देखा जाए इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य भारत और ब्राजील के नवोन्मेषकों के बीच सहसृजन को बढ़ावा देना है, टिकाऊ कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए समावेशी एग्री फूड इकोसिस्टम को तैयार करना है। और इसी वजह से देखा जाए तो भारत और ब्राजील के बीच में जो ये मैत्री 2 है, मैत्री 2 इसके दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। याद रखना इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, मैत्री 2 का जो आयोजन है, आयोजन, ठीक, मैत्री 2 का आयोजन कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक, किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और ब्राजील के बीच में हुआ है, और किसके द्वारा, ICAR के द्वारा। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कार्यक्रम से दोनों देशों के स्टार्टअप्स और संस्थानों को जोड़कर इंक्यूबेटर संपर्कों को मजबूत किया जाएगा, श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान होगा और सह इंक्यूबेशन के जरिए कृषि एवं मूल्य श्रृंखला विकास में नए अवसर भी खुलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात कर ले, तमिल कॉमेडियन और एक्टर रोबो शंकर का निधन हो गया है। अब ये रोबो शंकर जो है ये तमिल एक्टर थे, इनका निधन हो गया है और इनसे संबंधित सवाल देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर रोबो शंकर का 18 सितंबर को निधन हो गया। वे 46 वर्ष के थे। यहां पर देखा जाए उन्होंने 2000 के दशक में पहले छोटे रोल से करियर की शुरुआत की थी और उन्हें रोबो क्यों कहा जाता था, उनको रोबो इसलिए कहा जाता था कि वो खास रोबोट स्टाइल डांस मूव की वजह से इनको रोबो शंकर कहा जाता था। ठीक है, रोबो शंकर, ये जो रोबोट स्टाइल डांस था इसी मूव्स के कारण इनको देखा जाए तो रोबो शंकर कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो पटना की सरोद वादक है प्रोफेसर रीता दास। ठीक, ये प्रोफेसर रीता दास जो है ये पटना की सरोद वादक है। इनको देखा जाए तो बिहार कला पुरस्कार 2022-23 की श्रेणी में बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो मधुबनी की मूल निवासी रीता दास मैहर सैनिया परंपरा से, जो मैहर सैनिया परंपरा है उसकी प्रतिनिधि कलाकार हैं और आकाशवाणी दिल्ली की ग्रेड A कलाकार भी हैं, यानी कि आकाशवाणी दिल्ली में काम भी करती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो वे वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और JD विमेंस कॉलेज पे संगीत विभागाध्यक्ष भी हैं। जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है और साथ ही साथ JD विमेंस कॉलेज, यहां पर जो संगीत डिपार्टमेंट है ना उसकी हेड है, HOD है। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए रीता ने सरोद की शिक्षा अपने पिता प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास से और बाद में उस्ताद आशीष खान सहित कई दिग्गजों से प्राप्त की है। और यहां पर देखा जाए वर्ष 2022-23 के लिए जो बिहार कला पुरस्कार है उस श्रेणी में बिस्मिल्लाह खान अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना परीक्षाओं से पूछ सकता है कि वर्ष 2022-23, ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसको, प्रोफेसर रीता दास को दिया गया है। ये पटना में देखा जाए पटना की सरोद वादक है और मूल रूप से कहां की रहने वाले हैं, मूल रूप से ये मधुबनी की रहने वाली है। ठीक, मधुबनी की रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने PV बजंथरी। ठीक है, जो PV बजंथरी हैं ये पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो पटना राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी हैं इनको पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है और ये क्रम के अनुसार देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। आप यहां पर बता सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे। ठीक है, इनसे
पहले कौन थे? मैं आपको हिंट दे देता हूं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। और उनके साथ साथ में देखा जाए मुंबई के, जो मुंबई हाई कोर्ट था, वहां के चीफ जस्टिस जो थे, ठीक है, सीजे थे, वो भी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप बताइए कि 45वें चीफ जस्टिस कौन थे बिहार के? आगे हम बात कर लें, बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष मिथुन मनहास होंगे। कौन होंगे? जो मिथुन मनहास है, ये बीसीसीआई, अभी तक रोजर बिन्नी थे, अब देखा जाए तो मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष होंगे, निर्विरोध यहां पर चुने जाएंगे। ये देखा जाए तो दिल्ली के पूर्व कप्तान, ठीक है, दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। पिछले महीने रोजर बिन्नी के जाने के बाद खाली हुए पद की दौड़ में वे सबसे आगे हैं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया है कि नई कार्यकारिणी गठित की जा रही है और मिथुन मिन्हास को अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है। यहां पर देखा जाए जो मिथुन मिन्हास है, इन्होंने जो बीसीसीआई के लिए नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, उसमें एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति हैं। इस वजह से देखा जाए तो इनका जो मिथुन मिन्हास है, फिक्स हो गया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष यही बनेंगे, निर्विरोध बनेंगे, किसी ने विरोध ही नहीं किया है, किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं फाइल की है। वहीं पर देखा जाए तो सौरभ गांगुली जो है, ये बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय है। ठीक है, निर्विरोध वापसी होगी बंगाल क्रिकेट संघ के। और साथ ही साथ देखा जाए जो अरुण धूमिल है, ये अरुण धूमिल आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल होती है ना, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल, तो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष का पद इन्हीं को मिला है, ये इसी पद पर बने रहेंगे। तो याद रखना, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन? अरुण धूमिल। वहीं पर जो सौरभ गांगुली है वो बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला बीसीसीआई के, और अध्यक्ष कौन बनेंगे यहां पर? तो मिथुन मनहास जो है ये बनेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं। पीएम का अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा जाए तो त्रिपुरा का दौरा किया गया है। कब? ये 22 सितंबर को। ठीक, 22 सितंबर को देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहे। और यहां पर देखा जाए इस दौरान उन्होंने 5100 करोड़ रुपए की नई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। साथ ही साथ देखा जाए इसमें ईटानगर के 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जो है त्रिपुरा के 524 साल पुराने माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे थे। ठीक है, वहां पर इन्होंने पूजा उपासना की। तो माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है, ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है कहां पर? त्रिपुरा में अवस्थित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, इसको रीडेवलपमेंट योजना के तहत इसका रीडेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए जिस पर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ था, इसमें 7 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए थे, बाकी जो पैसा था वो केंद्र सरकार की ओर से खर्च किया गया था। और यहीं पर देखा जाए तो जो नई रीडेवलपमेंट योजना था, उस योजना का शुभारंभ भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। आगे चलें, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव के बारे में आपने सुना ही होगा। सुरेखा यादव का नाम, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी और अब ये देखा जाए तो रिटायर हो रही हैं। ठीक है, तो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव 30 सितंबर को रिटायर होंगी। ठीक है, इसी महीने देखा जाए तो 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो रही है। देखा जाए तो उन्होंने करियर की शुरुआत पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस से की और मालगाड़ी, लोकल, लंबी दूरी की ट्रेनें, राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चलाई हैं। सुरेखा ने 36 साल तक रेलवे में काम किया था। ठीक है, 36 साल सर्विस देने के बाद ये रिटायर हो रही हैं और एशिया की पहली महिला लोको पायलट। ठीक है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। चलिए आगे देखते हैं। H1B वीजा जो है, इसकी फीस की बढ़ोतरी। अब यहां पर H1B वीजा जो है ये चर्चा में आ गया, इस चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो अमेरिका ने H1B वीजा जो है इसकी फीस 88 लाख रुपए कर दी है। यह फीस आवेदकों के नियोक्ताओं को देनी होगी, जो आवेदक हैं उनके नियोक्ता जो है उनको देनी होगी। देखा जाए तो यह एक बार का शुल्क है, केवल नए विदेशी आवेदकों पर लागू होगा। पहले ये वीजा धारकों एवं रेवेन्यू कराने वाले पर जो पहले से वीजा धारक है या रेवेन्यू कराने वाले, जो रिन्यू कराने वाले हैं, ठीक है, रिन्यू कराना चाहते हैं अपना वीजा, उन पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नियम है फिलहाल 1 साल के लिए है। ठीक, 1 साल के लिए है ये जो नियम है, ये 1 साल के लिए है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत और ग्रीस के बीच पहला समुद्री अभ्यास। अब ये देखा जाए भारत और ग्रीस के बीच जो पहला समुद्री अभ्यास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नेवी ने भूमध्य सागर में अपना पहला संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास 18 सितंबर 2025 को पूरा किया। 13 से 18 सितंबर के बीच में हुआ था, भारत और ग्रीस के बीच में। कहां पर हुआ था? भूमध्य सागर में हुआ था। देखा जाए तो इस अभ्यास के 2 चरण थे। पहला था सालामीसा नौसैनिक हवाई अड्डे पर बंदरगाह चरण, दूसरा समुद्री चरण। और यहां पर आपको यह याद रखना होगा कि भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था। तो भारत की ओर से INS त्रिकंद सम्मिलित हुआ था, इसी को आपको याद रखना है, INS त्रिकंद। ठीक है, ग्रीस की ओर से कौन आया वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा फ्रिगेट आया था, आपको याद रखना है INS त्रिकंद के बारे में। चलिए देखते हैं यहां पर स्मृति मंधाना के बारे में खबर है। स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली बन गई हैं, भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उन्होंने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़ा है। यह महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक है। ठीक है, महिलाओं का जो वनडे होता है उसमें दूसरा सबसे तेज शतक है मैग लैनिंग। जो मैग लैनिंग है, इन्होंने 45 गेंदों में शतक जड़ा था इससे पहले, और वो पहले स्थान पर है, और स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? यहां पर देखा जाए जो मैग लैनिंग। ठीक है, मैग लैनिंग जो है ये पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है स्मृति मंधाना का। ठीक, स्मृति मंधाना का दूसरा स्थान है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर। आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में चक्रवाती तूफान रागासा किस देश से टकराया है? भारत से, फिलीपींस से, जापान से या वियतनाम से? क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का विषय क्या था, थीम क्या था? टेक्नोलॉजी और रक्षा, ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय, शिक्षा और सुरक्षा, शोध और नवाचार। क्वेश्चन नंबर 3 है, NSCN के, ठीक है, NSCN के को भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित किया है? 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए या 7 वर्षों के लिए? और चौथा सवाल क्या कह रहा है कि भारत और मोरक्को के बीच हुए समझौते का प्रमुख क्षेत्र क्या है? शिक्षा क्षेत्र, रक्षा सहयोग, कृषि या स्वास्थ्य सेवा? क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम सवाल है कि मैत्री 2 कार्यक्रम किन 2 देशों के बीच में चलाया गया? जो मैत्री 2 कार्यक्रम है ये किन 2 देशों के बीच में संचालित किया जा रहा है? भारत और रूस, भारत ब्राजील, भारत जापान और भारत या चीन। ठीक है, यहां ICAR के द्वारा किस देश के साथ मिलकर मैत्री 2 कार्यक्रम जो है वो संचालित किया जा रहा है? ठीक है, तो इन 5 प्रश्नों के साथ देखा जाए तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना ये है कि कल यूपी स्पेशल का जो अगस्त महीने का वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगले 2 से 3 दिन में एक कंपाइल वीडियो जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का यूपी स्पेशल का जो कंपाइल वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे आप एक बार बैठ के सुन लेंगे तो आपके यूपी स्पेशल के पूरे करंट अफेयर एक तरीके से तैयार हो जाएगा। और वो करंट जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है, वो बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, और हर महीने की खबर जो होती है, इंपॉर्टेंट खबर होती है, उन सबको समाहित किया गया है। वो किसी परिशिष्ट की तरह नहीं है कि परिशिष्ट की तरह 3-4 पेज दिए, ऐसे कहीं नहीं है। ठीक है, वो अच्छे से कवर किया गया है, और पूरा मंथली जो कंपाइलेशन होता है, मंथली कंपाइलेशन को एक साथ प्रोवाइड करके सारा वीडियो एक साथ मर्ज करके एक लॉन्ग वीडियो बनेगा 2-3 घंटे का। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं एक बार समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।